हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्लोक शिक्षालय। आज इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के दूसरे पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन के साथ आपको और भी बहुत से नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को भी डिटेल से बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव में पोचमपल्ली ग्राम से ये कार्यक्रम यानी भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में बाई आचार्य विनोबा भावे। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से कर देंगे? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन इज करेक्ट था, आंध्र प्रदेश। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। किसको जमा करता है? आपके ऑप्शन है गाँव प्रधान के पास, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, तहसीलदार के पास या फिर जिला कृषि अधिकारी के पास। राइट आंसर क्या होगा? रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेखपाल जो खसरा तैयार करके नेक्स्ट ईयर किसको जमा करता है? रजिस्ट्रार कानूनगो के पास सबमिट करता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन। जो ऑप्शन है बिल्कुल सही नहीं होता, बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल गलत होता है या फिर ये सभी। तो दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ऐसा? नतकोण, दिक्मान, नमन कोण या फिर अजीनुत। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, अजीनुत ऑप्शन सही हो जाता है। एक सर्वेक्षण रेखा में उत्तर दिशा के बीच में छोटा जो क्षैतिज कोण होगा वो क्या कहलाएगा? अजीनुत होगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है मानचित्र कला, मानचित्रांकन, सर्वेक्षण कला या फिर धरातल प्रदर्शन कला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण कला। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोण और उनकी ऊंचाइयों पर जो मैप पे हम शो करेंगे तो इस कला को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सर्वेक्षण कला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमाबंदी की तैयारी की जाती है किसमें, कितने प्रतियों में तैयार की जाती है इसको? दो प्रतियों में, चार प्रतियों में या फिर 8 में या 6 में? तो राइट आंसर क्या होगा? दो प्रतियों में जमाबंदी की तैयारी की जाती है। ध्यान रखेंगे, दो प्रतियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? आपके ऑप्शन है भू प्रबंध विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या फिर शिक्षा विभाग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व विभाग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भूमि की पैमाइश कौन विभाग करता है? राजस्व विभाग। ठीक है, भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल एवं कानूनगो के माध्यम से करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सर्वे रेखा, प्रमाण रेखा, आधार रेखा या फिर योजक रेखा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली जो सबसे लंबी रेखा होती है उसको हम लोग आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे खसके की लंबाई निम्नलिखित में से कम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 10 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर या फिर 20 मीटर। तो राइट आंसर की बात करें तो 16 मीटर हो जाएगा। छोटा खसका एक यूनिट है लंबाई मेजर करने के लिए, है ना। तो छोटे खसके की जो लंबाई होगी वो 16 मीटर से कम होगी। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, 15 से अगर कम होती है तो वो क्या बोलेंगे? 15 से कम को छोटा खसका या फिर लघु खसका बोलेंगे। और 15 मीटर से अगर अधिक होती है लंबाई, 15 से लेस और 15 से ग्रेटर, है ना, तो ये क्या होगी? 15 से अगर अधिक होगी तो लंबा खसका इसको बोलेंगे। छोटे खसके मतलब 15 मीटर से कम इसकी लंबाई होनी चाहिए। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन 16 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, छोटे खसके की लंबाई निम्नलिखित में से, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है, ऊपर की ओर क्षैतिज रहता है, नीचे की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बात करें उत्तरी गोलार्ध की पृथ्वी की तो आप जानते होंगे 23.5 डिग्री पृथ्वी नीचे की ओर झुकी रहती है। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। ओके, अगला देख लेते हैं, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड। लगान, आयकर, विक्रय कर या फिर उपकर। राइट आंसर क्या होगा? लगान। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से जो वसूल किया जाता है वो टैक्स को लगान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाले भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र है। कौन यंत्र है? क्रॉस स्टॉक, प्रकाशीय गुनिया, प्रिज स्क्वायर या फिर ये सभी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला जो डिवाइस होता है इसमें जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे लंबा खसका डालते हैं तो वो सहायक यंत्र ये सभी होते हैं। कौन कौन? क्रॉस स्टॉक, प्रिज स्क्वायर या फिर प्रकाशीय गुनिया, ये तीनों ही होते हैं। ऑप्शन करेक्ट हो गया डी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय समाज को माना जाता है, आपके ऑप्शन है जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कृषक समाज। भारतीय समाज की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 में कौन कौन है? एक तो आपका है जनजातीय समाज। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अफ्रीका हो जाएगा। जनजातीय समाज का एग्जाम्पल अफ्रीकी समाज हो गया है ना। औद्योगिक समाज की बात करें तो यूएसए हो गया। अमेरिकी समाज जो है वो औद्योगिक समाज की एग्जाम्पल को शो करता है। अगर हम कृषक समाज की बात करें तो भारतीय समाज हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? तो ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन है मैकाइवर और पेज, क्रिक्सले डेविस, आर्गबर्न या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है, ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जनजातीय समाज के लोग कैसे होते हैं? आपके ऑप्शन है धार्मिक, टोटम वाप से प्रेरित, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले या फिर उपयुक्त सभी को मानने वाले। तो ये जनजातीय समाज जिसका एग्जाम्पल हमने दिया कौन सा? अफ्रीकी समाज। तो ये धार्मिक, टोटम से प्रेरित, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? आपके ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, लिंग संबद्ध विकास सूचकांक या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक और लिंग संबद्ध विकास सूचकांक, ये तीनों ही किसको शो करते हैं? सामाजिक विकास को करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक की, तो ये कौन जारी करता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी जारी करता है। ठीक, यूएनडीपी जारी करता है। अगर हम बात करें जो लेटेस्ट का इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक, इसमें जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? 131 है। टॉप पे कौन है? नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे टॉप पे है। यूएनडीपी जारी करता है, इंडिया की रैंक 131 है और ये कैसा सूचकांक है? सामाजिक विकास को इंडिकेट करने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाँव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है चमड़ा उतारकर मृत पशु को गड्ढे में दबाना, चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर ले जाना, और तीसरा ऑप्शन है आपका प्राकृतिक सफाई कर्मी गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़ के द्वारा स्वतः ही डिकम्पोज कर देना, या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि गाँव में मृत जानवरों के द्वारा प्रदूषण ना फैले। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं को मिलता है, आपके ऑप्शन है लेवी की चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गेहूँ, चावल तथा खाद्य तेल या फिर ये सभी मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो ये सभी ही दिए जाते हैं उपभोक्ताओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हे की उम्र शादी के समय वैध रूप से होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन 21 वर्ष से कम, ऐसा कोई नियम नहीं है, कम से कम 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 21 ईयर, कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त काम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुँचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है? आपके ऑप्शन है धार्मिक, तात्विक, सकारात्मक या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगस्त काम्टे ने कहा था कि समाज आधुनिक जटिल स्वरूप से पहुंचने से पहले धार्मिक, सकारात्मक और तात्विक चरणों से गुजर चुका है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से अवस्थाओं का वर्णन किया। आपके ऑप्शन है आदिम अवस्था, औद्योगिक अवस्था, सैनिक अवस्था या फिर ये सभी। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त होने वाली जो अवस्थाएं हैं वो आदिम अवस्था भी है, सैनिक अवस्था भी है और औद्योगिक अवस्था भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? तो हमने बताया था कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से? कृषक समाज हो गया जिसका एग्जाम्पल भारत है, औद्योगिक समाज हो गया जिसका उदाहरण कौन है? अमेरिकी समाज है, और तीसरा कौन सा बताया था? जनजातीय समाज, इसका उदाहरण कौन है? अफ्रीका है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3 प्रकार के समाज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? आपके ऑप्शन है ग्राम सभा को विशेष अधिकार देना, सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना, गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, रजिस्ट्रार को पंजीकरण के पूर्व विशेष ध्यान रखना। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, ये उसकी सुरक्षा हेतु उपाय किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। ठीक है, 1965 में एक खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की स्थापना करी गई थी। कब हुई थी? 1965 में, विश्व बैंक की सलाह पर। इसका मुख्यालय की बात करें FCI की, तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में। और ये भारतीय खाद्य निगम एक
सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1965। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है? आपके ऑप्शन है भूस्वामी, काश्तकार, पर्यवेक्षी कृषक या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी ही कृषक समाज की इकाइयाँ हैं, यानी भूस्वामी, काश्तकार और पर्यवेक्षी कृषक। तो ये राइट आंसर हो गया डी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? आपके ऑप्शन है शिल्पकारी, लोहार कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य या फिर उपयुक्त सभी। तो कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज में ये सभी काम भी होते हैं, यानी कि शिल्पकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य और लोहार कार्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है कृषक, कृषि योजना, कृषि श्रमिक या फिर कृषि अर्थशास्त्र। तो बात करी गई है ग्रामीण आर्थिक संरचना की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि अर्थशास्त्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का जो कार्य होता है वो इनमें से कौन सा करता है? आपके ऑप्शन है जमींदार, पुरोहित, ग्रामीण महाजन या फिर अमीक। तो बात करें कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर जो ऋण दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? जमींदार, पुरोहित, ग्रामीण महाजन या फिर अमीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्रामीण महाजन। गांव में कृषि कार्यों के लिए ब्याज जो ऋण पर देते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो कौन होते हैं? ग्रामीण महाजन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है खाद्यान्नों का निर्माण करना, खाद्यान्नों को निःशुल्क वितरण करना, खाद्यान्नों का संग्रहण करना या फिर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना। ये उद्देश्य किसका है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का ये उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही भूमि की उर्वरता और उत्पादकता का संवर्धन करना, किसानों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना, यह भी इसका उद्देश्य है। अच्छा, हम बात करें अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, तो स्टार्ट ये कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ 2007 में। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी ध्यान रखेंगे। इस टाइम प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और लॉन्च कब हुआ? 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ये राइट आंसर क्या हो गया? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना, प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्मान में प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये जो योजना है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो स्टार्ट कब हुई थी? नोट करेंगे आप लोग, 2007 में, 2007 में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुई? 2007 में। और अगर हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, वो भी ध्यान रखेंगे। 6 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, तो नाबार्ड आप याद रखेंगे। और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये 11वीं पंचवर्षीय योजना, जबकि नाबार्ड की बात करें तो 6 पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई यानी बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है? आपके ऑप्शन है परिवार, गाँव, शहर या देश। तो ये आप कर ही लेंगे। इसमें क्या लगाएंगे? गाँव लगाएंगे या परिवार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। फैमिली ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है। राइट आंसर क्या हो गया? परिवार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शन है जैविक श्रेणी, सांस्कृतिक श्रेणी, जैविकी श्रेणी, सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी या फिर दोनों, या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जो मानव समाज और पशु समाज के बीच है, तो ये दोनों ही श्रेणी एक दूसरे से अलग करती हैं। तो जैविकी श्रेणी भी बायोलॉजिकल रीजन भी हो जाएगा, इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। आपके ऑप्शन है नौकरी, मजदूरी, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी या फिर कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग करें कर फसलें उगाना और पशुपालन। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या होगा? कृषि उत्पादन है तो भूमि का उपयोग करके कृषि और पशुपालन। ठीक है, फसलें उगाना और पशुपालन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान, लेखपाल, नायब तहसीलदार या फिर कानूनगो। राइट आंसर इसका क्या होगा? ग्राम प्रधान। आप ध्यान रखेंगे, ग्राम भू प्रबंध समिति में कौन सदस्य होता है? ग्राम प्रधान होता है। अगर हम इस समिति के सदस्यों की बात करें, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। इसमें पहला सदस्य आपका ग्राम प्रधान हो गया। अगर हम दूसरे सदस्य की बात करें तो वो हारा हुआ प्रत्याशी होता है, जो सेकंड नंबर पे इसी इलेक्शन में आया हुआ होता है, तो उसको वो सेकंड सदस्य बन जाता है जो प्रत्याशी होता है, और उसी को उपाध्यक्ष भी बना देते हैं। अध्यक्ष ग्राम प्रधान हो गया, हारा हुआ प्रत्याशी उपाध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य हो गए। इसके अलावा 3 और नए सदस्य होते हैं। तो टोटल सदस्य ग्राम भू प्रबंध समिति में कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ग्राम प्रधान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शन है पुरोहित, शिक्षक, वैश्य या फिर ये सभी। तो धर्म संबंधी कार्यक्रम कौन करेगा? पुरोहित करेगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? आपके ऑप्शन है जाति व्यवस्था की समाप्ति, सांप्रदायिक सौहार्द,
वर्ग संघर्ष का एक स्वरूप, या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना। तो सामाजिक इंजीनियरिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में किया जाएगा? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, है ना। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों का एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ना और उसमें शामिल होना। तो ये हो गया सामाजिक इंजीनियरिंग, ध्यान रखेंगे, अलग सा टर्म है, तो ये डी ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? ऑप्शन है निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष, प्रचंड बेरोजगारी में कमी, सामाजिक समरसता, या फिर समाज में उचित स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसको करेक्ट नहीं करता है कि सामाजिक विकास में ये उपयुक्त सूचक है, सही सा सूचक है, क्योंकि ये नेगेटिव कहीं ना कहीं एक साइन है। पहला आपका है निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष, ये भी सही है। सामाजिक समरसता, ये भी करेक्ट है। समाज में उचित स्थान, ये भी सही है। लेकिन प्रचंड बेरोजगारी की बात करें तो ये क्या होती है? प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है बेरोजगारी जैसी छुपी हुई बेरोजगारी, या वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये प्रचंड बेरोजगारी होती है, अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सामाजिक विकास का उपयुक्त सूचक नहीं। ओके, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसने कहा था? आपके ऑप्शन है रूसो का, हर्बर्ट स्पेंसर का, मैकाइवर व पेज का, या फिर अरस्तु का। इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये कहा था अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, है ना। अरस्तु ने समाज की तुलना किससे की थी? शरीर से की थी। तो इनका ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है श्रीनिवास, सीसी टेलर, मेवोबोई, या फिर जीआर मदान। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आर्थिक ढांचे का एक वास्तविक एनालिसिस किया, वो किसने किया? मेवोबोई ने किया, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवोबोई, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार कृषि संगणना यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कराई गई। ऑप्शन है आपके 1949, 1970, 1980, या फिर 1990। तो राइट आंसर क्या होगा? पहली बार कृषि संगणना कब कराई गई? 1970 में। ठीक है, 1970 में पहली बार कृषि की संगणना कराई गई थी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज SBY प्रोग्राम जो हैं वो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत में कब आए? तो आप ऑप्शन है आपके 1966, 1970, 1980, या फिर 1987। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1966। ठीक है, 1966 में अधिक उपज देने वाले किस्मों के कार्यक्रम जैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के जो भी कार्यक्रम हुए वो हरित क्रांति से रिलेटेड हुए। और हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई? 1966 में। अच्छा, इसको स्टार्ट किसने किया? तो आपको पता होगा प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो थे। और ये पूछा जाता है कहाँ के थे, तो ऑप्शन USA, मैक्सिको, ब्रिटेन होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? मैक्सिको। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ से रिलेटेड है? मैक्सिको से हैं। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की 1966 में, जहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की बात की गई, है ना। और इन्हीं की बात करें नॉर्मन बोरलॉग को, तो 1970 में इनको क्या मिला? नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसी हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें, भारत में किसने स्टार्ट किया? आपको पता होगा, MS स्वामीनाथन। और उस टाइम यानी हरित क्रांति के टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये स्टार्ट सबसे पहले किस स्टेट में हुआ भारत में? तो ये पंजाब से स्टार्ट हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ? ये भी ध्यान रखेंगे। तो किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इसमें अगर मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूँ और चावल है। अगर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जो मुख्य प्रणेता थे उनका क्या नाम था, तो मुख्य प्रणेता जगजीवन राम थे। नोट कर लेंगे, जगजीवन राम, ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हो गए हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? 1966। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन बर्गा, पश्चिम बंगाल, जमींदारी प्रथा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महलवाड़ी प्रथा, अवध, रैयतवाड़ी प्रथा, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा, कर्नाटक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन बर्गा पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, जमींदारी प्रथा की बात करें तो ये भी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। महलवाड़ी प्रथा ये भी अवध और आगरा वाले क्षेत्र से स्टार्ट हुई थी। जबकि रैयतवाड़ी प्रथा जो हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी, उसके बाद बम्बई में हुई थी 1792 और 1820 के टाइम की बात करें तो। ठीक है, टॉमस मुंडो द्वारा। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ स्टार्ट हुई? मद्रास और बम्बई में, ना कि कर्नाटक में। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? डी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? आपके ऑप्शन है कॉर्नवालिस, जॉनसूर, लॉर्ड मिंटचे, विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कॉर्नवालिस। ठीक है, जमींदारी प्रथा जिसको सूर्यास्त प्रणाली भी बोलते हैं, है ना, जागीरदारी प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त, तो ये किसने किया? स्टार्ट किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वसंत ऋतु की फसलों की बुवाई की जाती है, तो ये कब की जाती है? आपको पता होगा, वसंत ऋतुओं की जो बुवाई की जाती है ये मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच में की जाती है। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है। तो ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें होती हैं वेरी शॉर्ट डेज क्रॉप इनको बोलते हैं, और इनको एक्जैक्टली क्या नाम देते हैं कृषि के आधार पे, तो इनको जायद फसलों का नाम देते हैं। जायद फसलें जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, है ना, ये सारी जायद फसलें हैं आपकी। और ये कब से कब तक इनका कार्यक्रम चलता है, बुआई अप्रैल में होती है और कटाई जून में। शॉर्ट डेज टाइम क्रॉप होती हैं ग्रीष्म ऋतु की फसलें, जायद फसलें, ठीक है। तो राइट आंसर अप्रैल से जून तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, श्रमिक, जमींदार, कारीगर या फिर पुरोहित। तो सामंत शब्द किससे रिलेटेड होगा, आपको पता है जमींदार से रिलेटेड है ना, सामंत जमींदार होते थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है। आपके ऑप्शन है लोहार, कुम्हार, जुलाहा या फिर ये सभी। तो ये सभी ही ग्रामीण कारीगर हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है रोगोर, मोटा सिस्टॉक्स, नेक्स्ट है फ्यूराडॉन और लास्ट है 2,4-D। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा कीटनाशी नहीं है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, तो वो कौन है 2,4-D, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ही इंसेक्टिसाइड हैं, रोगोर, फ्यूराडॉन और मोटासिस्टॉक्स। तो ये तीनों कीटनाशी हैं, जबकि ये क्या है, ये खरपतवारनाशी है। और ये एक तरीके का ऐसा रसायन है जो खरपतवार को नष्ट करता है पत्तियों में लगे हुए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, 2,4-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ओके, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D। ये क्या है, खरपतवार नाशी है। और बाकी तीनों क्या है, कीटनाशी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है। आपके ऑप्शन है जिंक फॉस्फाइड, मेलाथियन, सैनकोर या फिर सेल्फॉस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सैनकोर। सैनकोर जो है वो एक खरपतवारनाशी है। तो दो आपके खरपतवारनाशी तैयार हो गए, एक तो 2,4-D और एक दूसरा कौन सा, सैनकोर, है ना। इसके अलावा ये सारे क्या हैं, जो बचे हुए 6, तो ये क्या है, कीटनाशी है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी पर फसलों में प्रयोग है तो प्रतिबंधित है। ऑप्शन है आपके डाइमेक्रॉन, क्लोरपायरीफॉस, BSC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कीटनाशी फसलों के लिए बैन हो चुका है वो कौन है, BSC है। ये काफ़ी बुरा प्रभाव डालता था। तो BSC की फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, और ये फसलों में प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित है। अगर हम बात करें क्लोरपायरीफॉस की, तो ये दीमकों को नष्ट करने के लिए है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो BSC राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि यानी नेमेटोड को रोका जा सकता है कैसे। फसल में गेंदा की सखिति से, फसल चक्र बदलकर, ए भी दोनों या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि या नेमेटोड को रोक सकते हैं। एक तो फसल में साथ में ही गेंदा के पेड़ लगा करके, और दूसरा क्या, फसल चक्र बदल करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नाबार्ड क्या है। आपके ऑप्शन है गरीबी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना, बैंक है या फिर कोई कुछ नहीं है। तो नाबार्ड क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बैंक है ना। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की बात करें कब हुई थी, बताया भी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। किस समिति पर होती है, शिवरामन समिति पर। नोट करेंगे आप लोग, शिवरामन समिति पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना होती है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर GR चिंतला है ना। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है आपसे, तो कहाँ है मुख्यालय इसका, मुंबई है, ओके। तो राइट आंसर क्या होगा, एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ग्रामीण विकास एजेंसी या फिर LIC, जिसको क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और डी ऑप्शन है आपका नाबार्ड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C ऑप्शन है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, LIC कर रहा है। LIC की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी, ठीक है, 1956 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, C। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुटीर ज्योति योजना में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। ऑप्शन है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना। सी ऑप्शन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। और डी क्या है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जो कुटीर ज्योति योजना है वो किससे रिलेटेड है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ठीक है। ये है कुटीर ज्योति योजना, ज्योति से आप विद्युत इलेक्ट्रिसिटी रिलेट करेंगे, और ये ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ए ऑप्शन, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो बहुफसल कार्यक्रम है ये स्टार्ट हुआ था आपका 87 to 88, है ना,
1987 से 88 के बीच में भारत में बहुफसल कार्यक्रम मल्टी क्रॉप सिस्टम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में आई? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा? फोर्थ 5 ईयर प्लान में चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि सेवा केंद्र नामक योजना स्टार्ट हुई। ठीक है, अगर हम बात करें ये चतुर्थ पंचवर्षीय प्लान स्टार्ट कब हुआ था, तो आपको पता होगा 1969 से 74 के बीच में चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक किसान सेवा केंद्र नामक योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई। एक हम और योजना को इसी से जान लेते हैं, जैसे किसान मित्र योजना आई थी। तो किसान मित्र योजना कब आई थी? 1998 में, 1998 में। ठीक है, इसी तरीके से अभी हाल ही में किसान कल्याण योजना जो देखने को मिली वो कहाँ मिली? यूपी से स्टार्ट हुई। किसान कल्याण मिशन लखनऊ के दादूपुर से किसान कल्याण मिशन। ठीक है, और इसके अलावा क्या बताया? किसान मित्र योजना 1998 और किसान सेवा केंद्र नामक योजना ये कब स्टार्ट हुई? फोर्थ पंचवर्षीय योजना में, जो 1969 से 74 तक चली। तो ये पॉइंट क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना यानी कि PURA पूरा योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो इसको किसने शुरू किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण या फिर मनमोहन सिंह? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसको शुरू करने वाले कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसकी फुल फॉर्म की बात करें पूरा की, तो आप लोग नोट करेंगे, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज स्टार्ट कब हुआ? 2003 में। ठीक है, 2003 में APJ अब्दुल कलाम के द्वारा पूरा योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चला गया? ये तो बिल्कुल बस गया होगा दिमाग में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विनोबा भावे। कब स्टार्ट हुआ? 1951 में, है ना, 1951 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जाता है? आपके ऑप्शन है AR देसाई, डॉक्टर मार्सन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर ऑकवर्ड। तो ये भी बता ही दिया, ये कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हुई ग्रीन रिवोल्यूशन? 1966 से 1966 से 67 के बीच में। और हमने बताया कि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ से रिलेटेड है? मैक्सिको से। और इनको नोबेल शांति कब मिला? इसी के लिए, इसी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 1970 में। ठीक है, इतने सारे पॉइंट क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतीहर मजदूर एवं भूमिहीनों के सहायतार्थी ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में कार्यान्वयन किया। ऑप्शन है आपके, सामूहिक बीमा योजना, 10 लाख नलकूप योजना, हथकरघा विकास योजना या फिर भूमि सेना योजना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा आपका भूमि सेना योजना। ठीक है, भूमि सेना योजना का स्टार्ट किया गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? आपके ऑप्शन है, मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष, जिलाधिकारी या फिर जिले का प्रभारी मंत्री। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जिला जो ग्राम विकास अधिकरण का जो मेन हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? जिलाधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, DM होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण एक स्वरूप में किस टाइम में इस स्वरूप की रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो ऑप्शन है आपके 1958, 1979, 1969 या फिर 1989। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कृषि संबंधी तनाव के कारण एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ये कब की गई थी? 1979 में, 1979 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि निवेश यानी एग्रीकल्चरल इनपुट में नहीं आता है? आपके ऑप्शन है, तकनीकी ज्ञान, सिंचाई जल, बीज या फिर खाद्य उर्वरक। तो आपको पता है, अगर हम कृषि निवेश की बात करें तो खाद्य उर्वरक भी एक हम निवेश कर सकते हैं। इसमें बीज और सिंचाई जल, ये तीनों की आवश्यकता होगी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तकनीकी ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संभाल शब्द का अर्थ क्या है? गांव, कस्बा, नगर, जिला। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गांव, है ना। संभाल शब्द का अर्थ क्या है? गांव। तो जैसे रैयतवाड़ी प्रथा में रैयत शब्द का अर्थ क्या होता था? किसान होता था। महलवाड़ी प्रथा में महल शब्द का क्या अर्थ होता था? गाँव होता था। ठीक है, तो इसी तरीके से संभाल शब्द का क्या अर्थ है? गाँव से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में महलवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट हुई? ऑप्शन है 1823, 1833, 43 या फिर 53। तो आपको पता होगा 1833 में महलवाड़ी प्रथा की स्थापना हुई थी, है ना, जो कि भारत के 30% भाग पर लागू हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे रैयतवाड़ी प्रथा पूछी जाएगी तो 19% भाग पर लागू हुई थी, और महलवाड़ी प्रथा 30% भाग पर स्टार्ट हुई थी। और ये कब स्टार्ट हुई? 1833, 1833 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, इसे बंगाल में लागू किया गया था। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। और बात करें कि स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रख लेता था। तो जमींदारी प्रथा की बात करें यानी जागीरदारी प्रथा, जो स्टार्ट किसके द्वारा की गई?
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, है ना, जिसको रैयतवाड़ी प्रथा भी बोलते हैं और सूर्यास्त प्रणाली भी बोलते हैं। तो ये बंगाल से स्टार्ट हुई, सही ऑप्शन है। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% अभी बताया था, तो यस 19% क्षेत्रफल पर लागू हुई थी, ये भी करेक्ट है। जबकि अभी बात करें माहलवाड़ी प्रथा की, तो उसमें 30% भाग पे स्टार्ट हुई, ये 19% भाग पे। डी ऑप्शन है आपका कि इसमें जमींदार कुल का कर का जो 80% है अंग्रेजों को देता था, तो 80% नहीं 89%, लगभग 90% ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था, जबकि 11% या लगभग 10% वो अपने पास रखता था। तो ये रेशियो आप याद रखेंगे, 89% अंग्रेजों को, 10% खुद के पास रखता था, तो इसीलिए ये गलत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माहलवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है आगरा एवं अवध, पंजाब एवं हरियाणा, और डी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र एवं जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माहलवाड़ी प्रथा जो स्टार्ट हुई थी वो आपके आगरा और अवध क्षेत्र से हुई थी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1950 के अधिनियम से उत्तर प्रदेश में हुई थी, है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की स्टार्ट हुई थी। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन बरगा। उन्होंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वेस्ट बंगाल से। तो ये रिलेटेड किससे है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जमींदारों के संरक्षण से है, बटाईदारों के संरक्षण से है, या दोनों से है, ये किसी से नहीं है। तो ऑपरेशन बरगा की बात करें तो ये बटाईदारों के संरक्षण से है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बटाईदारों के संरक्षण से। आपसे पूछा जा सकता है वेस्ट बंगाल में तो स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? तो 1978 में हुआ। ऑपरेशन बरगा स्टार्टेड ऑन द 1978, ठीक है, 1978। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई, सहकारी खेती, काश्तकारी सुधार, या फिर चकबंदी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ड्रिप सिंचाई, है ना, ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप सिंचाई भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपके सहकारी खेती, चकबंदी, काश्तकारी सुधार, ये सभी भूमि सुधार से रिलेटेड है। ड्रिप सिंचाई की बात करें तो आपको पता होगा ये ड्रिप सिंचाई का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, ये कहाँ से प्रचलन में आई? ये इजराइल में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, है ना। इजराइल से ड्रिप सिंचाई रिलेट करती है, इजराइल में स्टार्ट हुई ड्रिप सिंचाई। और इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, क्योंकि ये भूमि सुधार का के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि ये सिंचाई का माध्यम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है था? आपके ऑप्शन है शहरी गरीबी दूर करना, अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, या फिर गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना। ओके, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना। अंत्योदय कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था? नोट कर लेंगे, 25 दिसंबर सुशासन दिवस पे, है ना, 2000 में, सन 2000 में। ओके, सर्वप्रथम स्टार्ट कहाँ हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो ये स्टार्ट हुआ सर्वप्रथम राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। ओके, अंत्योदय कार्यक्रम 25 दिसंबर 2000, राजस्थान। इट इज रिलेटेड टू द अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रायः गांव में किसान कृषि रसायनों का उपयोग पशुओं के शरीर से जुएं आदि परजीवियों को नष्ट करने के हेतु करते हैं। तो जो है क्या है? सर्वथा हानिकारक, गलत है, यह हानिकारक नहीं है, इससे परजीवी नष्ट हो जाते हैं, जो सही है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा सर्वथा हानिकारक है, सर्वथा गलत है। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीली क्रांति रिलेटेड टू द तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, या सभी? तो पीली क्रांति की बात करें, येलो रिवोल्यूशन, तो इट रिलेटेड टू द तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि, है ना, तिलहनों से रिलेटेड है पीली क्रांति। पशुपालन आपको पता होगा श्वेत क्रांति, सॉरी, दुग्ध उत्पादन है श्वेत क्रांति से, ठीक है, और ग्रीन रिवोल्यूशन आपकी कृषि से रिलेटेड है। इसी तरीके से पीली क्रांति जो है तिलहनों से रिलेटेड हो गई, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन है आपके 71 से 78, 78 से 83, या फिर 80 से 85, और 92 से 99। तो राइट आंसर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान जो स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ? 1978 से 1983 के बीच में, है ना, 5 साल के लिए, 1978 से 1983 के बीच में। ओके, ध्यान रखेंगे, अनवरत योजना 1978 से 83 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सूचियों को मिलाना है। इसमें पहला ऑप्शन है एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर। तो आप देख लेते हैं इनको कैसे मैच करेंगे। तो एक्वाकल्चर किससे रिलेट करेगा? मत्स्य पालन से, है ना। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरी यानी फ्लावर यानी पुष्प, ठीक है। तो सेरीकल्चर की बात करें तो सेरी रेशम हो जाएगा, और विटीकल्चर आपको पता है अंगूर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन बना आपका? 4, है ना, और फिर दूसरे में कौन सा है? 3, 4, 3, और फिर तीसरे में कौन आया? 1, 2। तो 4, 3, 1, 2 देख लेते हैं किस में सही है। 4, 3, 1, 2, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जाती है। आपके ऑप्शन है कृषि रसायनों की उचित मात्रा है एवं उसके प्रयोग हेतु विशेषज्ञ की सलाह पर, मिट्टी अथवा फसल कीट रोग का परीक्षण करवाकर, या फिर वातावरण की परिस्थितियों जैसे वर्षा काल, हवा की गति आदि के अनुकूल होने पर, या डी सभी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी आपके करेक्ट हो जाते हैं, है ना। जो कृषि है, सॉरी एक सेकेंड, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम करते हैं तो वो इन सभी प्रोसेस से कर सकते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है भारतीनाथ, हरिओम पवार, स्वामीनाथन या फिर सुबोध कुमार। तो राष्ट्रीय किसान आयोग है ना, सबसे बड़ा योगदान स्वामीनाथन जी का है। तो ये पहले अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। अगर हम बात करें राष्ट्रीय किसान आयोग की, तो ये स्टार्ट कब हुआ, 2004 में। सारी डेट आप लोग सारे कार्यक्रम योजनाएं नोट करते रहेंगे। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग स्टार्ट हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो स्वामीनाथन बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता हैं। तो हरित क्रांति से रिलेटेड है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। तो आपके ऑप्शन है 25%, 35%, 55% या फिर 55%, है ना, डबल ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्षा पर जो डिपेंड है भारत की कृषि वो कितने परसेंट भाग पर है, तो 35% भाग पर भारत की कृषि वर्षा पर डिपेंड है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे 35%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है। आपके ऑप्शन है शिक्षा, चीनी उद्योग, बागान उद्योग या फिर सूती उद्योग। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, है ना। चीनी उद्योग, बागान उद्योग, सूती उद्योग ये सारे ही रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, 2002 में, 2003 में, 2004 में या फिर 2006 में। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करें तो 2004 में स्टार्ट हुआ था। अगर हम इसी तरीके से राष्ट्रीय बागवानी परिषद की बात करें, है ना, तो ये कब स्टार्ट हुआ, 1984 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1984 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी। इसका अगर राष्ट्रीय बागवानी परिषद का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है ना। गुरुग्राम हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी परिषद है और इसका स्थापना कब हुआ था, 1984 में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई। तो आपके ऑप्शन है 16 अगस्त 2007, 16 सितंबर 2007, 28 नवंबर 2007 या फिर 26 दिसंबर 2007। राइट आंसर इसका क्या होगा, 28 नवंबर 2007, है ना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुई, 28 नवंबर 2007। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। तो आपके ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम, गोवा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सिक्किम एंड गोवा। सिक्किम और गोवा दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसकी जो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो कहाँ पे हैं, आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो नागालैंड में है, ये भी ध्यान रखेंगे, नागालैंड में सबसे कम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। जो बिल्कुल ही नहीं है वो राज्य बताई दिए, सिक्किम और गोवा हैं ऐसे राज्य, है ना। और यूपी के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार में है, यूपी के बाद बिहार में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपके ऑप्शन है IRDP, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार बीमा योजना या फिर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, IRDP। इसकी स्थापना हमने पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं, उस वीडियो को भी देखिए प्लेलिस्ट में जा करके। तो IRDP की स्थापना कब हुई थी, 1978 में, है ना, 1978 में। ओके, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1978। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, IRDP। ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो यही था, ठीक है, IRDP। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को आजकल कृषि में उसकी महत्वता को देखते हुए अद्भुत वृक्ष या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा है और जिसका अमेरिकी पेटेंट रद्द कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है नीम, बेल, पपीता या फिर आम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नीम, है ना। नीम का अमेरिकी पेटेंट रद्द हो गया है लेकिन इसको अद्भुत वृक्ष या 21वीं सदी की श्रेणी में 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीम। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, औषधीय फसलों या पौधों में कौन सा नहीं आता है। आपके ऑप्शन है धान, नीम, तुलसी या फिर मुस्क दानक जिसको कस्तूरी भिंडी बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो औषधि फसलें हैं इसमें नीम भी आता है, तुलसी भी आता है और कस्तूरी भिंडी भी आता है, जबकि धान नहीं आता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। अगर हम बात करें मुस्क दाना यानी कस्तूरी भिंडी की, तो ये मलवेसी कुल का, किस कुल का, आपसे किसी किसी प्लांट के कुल भी पूछे जा सकते हैं तो आप इसका नोट कर लेंगे फिलहाल। तो ये मलवेसी कुल का पौधा है, एक औषधि पादप है ना। मुस्क दाना यानी कस्तूरी भिंडी मलवेसी कुल का औषधि पादप है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो गया, धान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी। ओके, 1969 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो बात करें झूम खेती की, तो झूम खेती को आपको पता होगा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, इसको स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं। और इस ये जो सबसे बड़ा भूमि का प्रतिशत कवर करता है झूम खेती के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है वो आपका नागालैंड है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
तो राइट आंसर क्या होगा? नागालैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 2000, 15 जनवरी 2001, 25 सितंबर 2001 या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 25 सितंबर 2001 है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई? 25 सितंबर 2001 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं एपीडा, है ना, एपीडा। ओके, तो ये जो प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब हुई थी? आप ऑप्शन है आपके 1986, 1980, 1984 या फिर 1989। तो इसका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? 1986 हो जाएगा। ठीक है, एपीडा की यानी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की जो स्थापना हुई वो 1986 में हुई। एपीडा की मुख्यालय की बात करें तो आप लोग यहाँ नोट कर लेंगे, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली, है ना। एपीडा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका जो काम है वो क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग, इसका कार्य जो है, फंक्शन जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देखता है। ये भी ध्यान रखेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संचालित करता है एपीडा को। 1986 में स्थापित एक संस्था है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है जो गांव के विकास के लिए अत्यंत महत्व की समझी जाती है? आपके ऑप्शन है गरीबी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, प्राथमिक शिक्षा का अभाव या फिर सिंचाई की कमी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? वो क्या होगा? प्राइमरी एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गाँव के विकास में कहीं ना कहीं बाधा बनती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपुका मुहपुका रोग फैलता है, जिसके लक्षण क्या है? तो ऑप्शन है खुर तथा मुंह में छाले घाव का होना, पशु का खाना पीना चलना आदि का कठिन होना, पशु का निरंतर दुर्बल होते जाना या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब पशुओं में रोग होता है तो ये सारे ही लक्षण दिखने लगते हैं, सिम्टम दिखने लगते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गांव में पशुओं की बीमारी में होने वाले जो संक्रामक रोग हैं वो कौन से हैं? तो संक्रामक रोग की बात करें तो पशुओं में जो होता है वो टीबी होता है ना। तो टीबी रोग गाँव में संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है, पशुओं में, है ना, एनिमल्स में टीबी रोग हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्या? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन स्वच्छ जीवन, स्वच्छ ईंधन स्वस्थ भारत, स्वस्थ ईंधन स्वच्छ भारत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उज्ज्वला योजना की जो टैगलाइन है वो क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, है ना, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये उज्ज्वला योजना की टैगलाइन थी। बात करें उज्ज्वला योजना की तो आपको पता होगा 1 मई 2016 को, है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बलिया से स्टार्ट हुआ था, बलिया योजना। बलिया से उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1 मई 2016 को। अगर इसी के सेकेंड एडिशन 2.0 की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के ही महोबा ज़िले से स्टार्ट हुआ। और ये कब हुआ? तो ये भी ध्यान रखेंगे 10 अगस्त 2021 को, 10 अगस्त 2021 को। ओके, तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, टैगलाइन ऑफ द उज्ज्वला योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन है 80, 70, 60 या 100। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल ही मौजूद होना चाहिए। ये इसका उद्देश्य है कि किसका? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का। ठीक है, तो 70 लीटर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु बीमा योजना कब से स्टार्ट हुई? 1974, 1980, 1990 या फिर 1995। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कब स्टार्ट हुआ पशु बीमा योजना? 1974 में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम एक और योजना की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये कब स्टार्ट हुई? ये याद रखेंगे, 10 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 10 सितंबर 2020। जबकि पशु बीमा योजना की बात करें तो 1974 में। तो दो योजनाएं यहाँ पे क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 में, 2007 में, 2005 में या फिर 2009 में। तो जो भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान है ये स्टार्ट हुए थे 2007 में। ठीक है, तो ये हो गया 2007। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी NMHP, इसका प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1982, 1992, 1995 या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982, है ना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ये कब स्टार्ट हुआ? 1982 में हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये भी ध्यान रखेंगे, 2005 में, है ना। 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना हुई थी। जबकि बात करें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की तो 1982 में जब नाबार्ड की स्थापना हुई तभी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की भी स्थापना हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के से संबंधित है, क्या है? जन चेतना अभियान से, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम से, मुंह और दांत की बीमारी से या फिर सभी से। तो अगर हम
ओरल हेल्थ जो प्रोग्राम की बात करें तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की, तो ये रिलेट करता है मुंह और दांत की बीमारी से। तो ध्यान रखेंगे सभी नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मुंह और दांत की बीमारी से। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रुबेला MR टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु वर्ग से है? आपके ऑप्शन है 9 माह से 15 वर्ष, 6 माह से 10 वर्ष, 5 माह से 13 वर्ष या फिर 6 माह से 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ए, है ना। 9 माह से 15 वर्ष के लिए जो ये खसरा रुबेला MR टीकाकरण अभियान है वो 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों के लिए जरूरी होता है। कौन सा मंत्रालय देखता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ओके, खसरा रुबेला टीकाकरण 9 माह से 15 वर्ष। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। तो इस क्लास में जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कार्यक्रम और योजनाओं को देखा 100 क्वेश्चन के अंतर्गत, उन पे आइए विस्तृत से एक क्रमवार चर्चा कर लेते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। इनमें से कोई ना कोई योजना की डेट या उसका सन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट करिएगा। पहली आपकी 100 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने बताई थी FCI। तो FCI कब लॉन्च हुआ था? 1965 में। अगर हम इसी ऑर्डर में अगली बात करें योजना की, तो आपका हरित क्रांति आपको पता होगा 1966 से 1967 स्टार्ट हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। और थर्ड नंबर पे अगर देखें तो 1970 की बात करें, 1970 में पहली बार कृषि संगणना हुई थी। आप लोग नोट कर लेंगे, 1970 में पहली बार कृषि संगणना हुई थी। इसी के साथ में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, जनक हैं, यानी नॉर्मन बोरलॉग, इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी 1970 में दिया गया था। तो आपके ये 3 क्लियर हो गए। 1965 FCI, 1966-67 हरित क्रांति, और 1970 में पहली बार कृषि संगणना के साथ साथ नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली कुछ और योजना इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो आपके 4th नंबर पे है आपकी 1974 की पशु बीमा योजना। ये पशु बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1974 में, ठीक है। 1974 पशु बीमा योजना स्टार्ट होती है। अगर हम अगली बात करें तो अगली है आपकी IRDP, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके साथ में ऑपरेशन बरगा। ये दोनों ही योजनाएं कब स्टार्ट हुई? 1978, 4 साल बाद 1978 में ऑपरेशन बरगा और IRDP स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो ये अनवरत योजना थी आपकी। ये रोलिंग प्लान, ये कब स्टार्ट हुआ? 1978 से 83 तक, 5 साल तक था अनवरत योजना, 1978 से 83। ओके, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी NMHP। ये कब स्टार्ट हुआ है? ये 1982 में स्टार्ट हुआ है। 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की बात करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद 1984 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ये कब स्टार्ट हुआ? 1984 में। ओके, अगली बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी एपीडा की बात करें तो ये कब हमने बताया था क्वेश्चन करते टाइम? ये बताया था 1986 में। तो ये दो योजनाएं आप लोग याद कर सकते हैं। 1982 में क्या बताया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना। 1984 में, 1984 में क्या बताया? 1984 में बताया कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद लॉन्च हुआ, और इसी के साथ में 1986 में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी एपीडा लॉन्च हुआ, ठीक है। अगले कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे बहुफसल कार्यक्रम आपका लॉन्च हुआ था कब? 1987 से 88 के बीच में। 1987 से 88, सारी क्रमवार ऑर्डर वाइज बता रहे हैं तो नोट करते रहेंगे। 1987 से 88 में क्या लॉन्च हुआ? बहुफसल कार्यक्रम। इसके बाद बात करें 1998 में, तो ये क्या इसमें 1998 में क्या स्टार्ट हुआ? किसान मित्र योजना कब स्टार्ट हुआ? 1998, है ना, 1998। इसके बाद बात करें पूरा योजना, जो अब्दुल कलाम के द्वारा स्टार्ट किया गया था पूरा योजना। तो पूरा स्कीम कब लॉन्च हुई? ये हुई आपकी 2003 में, ठीक है, 2003 में। इसके बाद बात करें 2003 के बाद तो आपकी आ जाती है अंत्योदय कार्यक्रम। ये इससे पहले स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 25 दिसंबर 2000 में, ठीक है, 25 दिसंबर सन 2000 में। ओके, अंत्योदय कार्यक्रम हो गया। इसके बाद बात करें नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय किसान आयोग आ जाता है, और राष्ट्रीय किसान आयोग कब स्टार्ट हुआ? 2004 में, ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में। अगली बात करें 2007 की, तो 2007 में आपकी कई योजनाएं हमने इस 100 क्वेश्चन के अंतर्गत बताई। जैसे कि आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये 28 नवंबर 2007 को स्टार्ट हुई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके साथ में 2007 में और कौन सी बताई? स्वास्थ्य अनुसंधान, जो भारत में स्टार्ट हुए स्वास्थ्य अनुसंधान, ये भी 2007 में स्टार्ट हुए, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये भी 2007 में स्टार्ट हुए। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी कब लॉन्च हुई? 2007 में ही, ठीक है। तो 2007 के ये इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ा, इसके साथ इंपॉर्टेंट योजनाएं, कार्यक्रमों की डेट्स को भी देखा। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।